स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। दोस्तों आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की इस सीरीज में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फूड चेन एंड फूड वेब। इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही सुंदर सुंदर डायग्राम की मदद से समझेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहे होंगे, और बाद में हम इससे संबंधित सभी MCQs को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहना। आइए सबसे पहले समझते हैं खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन क्या होती है। तो फूड चेन दोस्तों एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहलाता है। तो सबसे पहला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है। और एक जीव से दूसरे जीव में जो भोजन का जो स्थानांतरण होता है उसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आते हैं पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इनको स्वपोषी कहते हैं। यह सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। पेड़ पौधों को हम उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कहते हैं। इस श्रेणी में दोस्तों किस किस को रखा जाता है, तो इस श्रेणी में हरे पेड़ पौधे और शैवाल को रखा जाता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको हम स्वपोषी कहते हैं। इन पर निर्भर रहने वाले जो जीव होते हैं उन्हें कहते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर ये कंज्यूम करने वाले होते हैं, जो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस भोजन को ये कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं। तो उपभोक्ता की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। इन तीनों श्रेणियों में 3 तरह के जीव आते हैं, जो कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। देखिए प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वह होते हैं जैसे कीट, चूहा, खरगोश। यह प्योर जो है शाकाहारी होते हैं। यह इन पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इन प्राथमिक जो उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे मेंढक, बिल्ली, भेड़िया। तो ये जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाज, शेर। ये इन द्वितीयक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यही एक चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। इन सभी से ऊपर आते हैं दोस्तों अपघटक, इन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। जब उत्पादक और उपभोक्ताओं इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी बॉडी को जो डिकम्पोज करते हैं, जो मिट्टी में जो जमीन में मिला देते हैं, वह होते हैं अपघटक। जो इनके मरे हुए शरीर से जो है ऊर्जा और भोजन पोषण प्राप्त करते हैं, वो होते हैं अपघटक यानी डिकम्पोजर। इस डिकम्पोजर में कौन कौन आता है, तो यह प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसमें रखा जाता है कवक एवं जीवाणु को, बैक्टीरिया एवं फंगाई को, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। खाद्य श्रृंखला के क्रम में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, यानी खाद्य ऊर्जा जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। आइए इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं, यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। इन पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता, ठीक है। इन पर जो है डिपेंड जो रहते हैं जो कंज्यूमर, इनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम प्राथमिक उपभोक्ताओं की बात करें, तो जब ये यहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो यही सौर ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई थी, यह इन प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंदर आती है, ठीक है। और जब प्राथमिक उपभोक्ताओं को यह द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, तो यही एनर्जी फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं में जाती है। फिर इसके बाद में तृतीयक आते हैं, तो यहाँ से यही एनर्जी तृतीयक उपभोक्ता में जाती है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो डिकम्पोजर हैं
कुछ एनर्जी ये भी प्राप्त करते हैं। तो ये जो एनर्जी है, जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वह एक दिशा में होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पेड़ पौधों को खाया प्राथमिक उपभोक्ताओं ने तो प्राथमिक उपभोक्ताओं को फिर से पेड़ पौधे खा लें तो यह एनर्जी जो है फिर से वापस लौट जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशा में ही चलती है, कभी भी आगे से पीछे इस एनर्जी का स्थानांतरण नहीं होता है। तो क्लियर, आप समझ चुके होंगे दोस्तों। चलिए अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट। खाद्य श्रृंखला का निर्माण उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक आपस में मिलकर करते हैं। तो देखिए ये हम समझ चुके हैं कि जो फूड चेन का जो निर्माण होता है ये तीनों मिलकर करते हैं। उत्पादक जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता जो इस पे निर्भर करते हैं, अपघटक जो इनके मरने का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ फूड चेन। कितने प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, तो देखिए मुख्यतः समझते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहली 3 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला, इसमें 3 चरण होते हैं, 3 चरण में खाद्य श्रृंखला समाप्त हो जाती है। कैसे, देखिए सबसे पहले हमने ये घास फूस को लिया। ये घास जो है सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। ठीक है, और इस घास फूस को खाया हिरन ने। ठीक है, इस घास को खाया हिरन ने, और हिरन ने यहां से एनर्जी पोषण के रूप में ली। यहां इसके बाद में इस हिरन को खा लिया शेर ने, तो शेर ने यहां से पोषण प्राप्त किया। ठीक है, तो ये होती है 3 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला। तो शेर तक ये श्रृंखला खत्म हो जाती है। अब देखें हम दोस्तों 4 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला, तो ये कैसे बनती है, देखिए। तो यही घास, यही हरी घास जो है सौर ऊर्जा के द्वारा अपना भोजन बनाती है, और इसको खाया अब एक कीट ने। ठीक है, एक कीट ने खाया, और इस कीट को खा लिया दोस्तों मेढक ने। ठीक है, इस कीट को खा लिया मेढक ने। फिर इसके ऊपर भी कोई बैठा है, और इसको खा लिया दोस्तों बाज ने, इसको खा लिया बाज ने। तो ये होगी 4 चरणों वाली। ठीक है, ये 4 चरणों वाली श्रृंखला होगी। और एक बनती है 5 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला। इसमें यही घास जिसने सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं बनाया, और इसको खाया इसी कीट ने, और इस कीट को खा लिया मेढक ने, और इस मेढक को खा लिया सांप ने, और इस सांप को खा लिया मोर ने। तो यहाँ देखिए 5 चरण। तो यहाँ पर जो घास है वह एक उत्पादक का काम कर रही है, और इसके बाद में जितने भी ये आ रहे हैं यहाँ पर देखिए जीव, ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद में ये द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, और इस 3 वाली फॉर्म में देखिए तृतीयक उपभोक्ता, या तृतीयक के बाद में ये सर्वोच्च उपभोक्ता। तो ठीक है, उपभोक्ताओं की श्रेणी बढ़ती जाती है, जहां पर जो है खाद्य श्रृंखला का जो अंत जहां पर होता है वही सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। आगे समझते हैं दोस्तों, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में खाद्य श्रृंखलाएं। देखिए अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में, यानी अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं बनती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं घास स्थल की खाद्य श्रृंखला। तो घास स्थल में देखिए खाद्य श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है। तो घास स्थल में देखिए घास तो पाई जाएगी जो सौर ऊर्जा की उपस्थिति में अपना खाना बनाएगी। जब ये नहीं होंगे तो दोस्तों हमारा इकोसिस्टम तैयार ही नहीं होगा, पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी घास जो है यह उत्पादक का काम करेगी घास स्थल में। ठीक है, और इस पर निर्भर रहने वाले जीव इससे पोषण प्राप्त करेंगे। तो सपोज करिए इसको खा लिया इन कीड़े मकोड़ों ने, इसमें बहुत सारे हमने कीड़े मकोड़े ले लिए, कीड़े मकोड़ों ने इसको खाया, तो यह हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हुए। ठीक है, और इन कीड़ों मकोड़ों को खाया इस चिड़िया ने, तो ये जो चिड़िया हुई है द्वितीयक उपभोक्ता हुई। इस घास स्थल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, और इस चिड़िया को खा लिया इस बाज ने, तो ये बाज हुआ तृतीयक उपभोक्ता। अब यहाँ पर हाथी, घोड़े और शेर तो पाए नहीं जाएंगे घास स्थल में। ठीक है, तो घास स्थल में ये सभी जो कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बाज, ये घास, ये जो एक चेन का निर्माण करते हैं, एक भोजन का स्थानांतरण करते हैं, यही होता है घास स्थल का मतलब फूड चेन। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं।
अब दूसरा देखते हैं वन, एक वन की खाद्य श्रृंखला, एक वन की फूड चेन कैसे तैयार होती है। तो यहाँ देखिए ये ही घास फूस, ठीक है, ये जो उत्पादक का काम करेगी और इसको यहाँ पर खाए खरगोश ने, जो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा, और इस खरगोश को खा लिया इस भेड़िए ने, और ये भेड़िया आएगा द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में, और इस भेड़िए को खा लिया यहाँ पर तो शेर पाया जाएगा जंगल में, ठीक है, तो ये शेर तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में यहाँ पर आता है। तो ये एक वन का खाद्य श्रृंखला बनती है, एक वन की खाद्य श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर होता है इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, ये काफी आसान टॉपिक है दोस्तों, आप अच्छे से समझ रहे होंगे मुझे आशा है। कमेंट करके आप जरूर बताना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को अभी तक आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में अब आगे देखते हैं खाद्य श्रृंखला किसकी, तालाब की। एक जलीय खाद्य श्रृंखला भी देखते हैं किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने ले लिया शैवाल को, ठीक है। ये शैवाल यहाँ उत्पादक का काम करेंगे। देखिए, उत्पादक की श्रेणी में उन्हीं को रखा जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो स्वपोषी होते हैं। अब ये शैवाल, इनको खाया यहाँ पर पाए जाने वाले जलीय पिस्सुओं ने। अब जलीय पिस्सू प्राथमिक उपभोक्ता हुए, जो पोषण कहाँ से ले रहे हैं, शैवाल से। अब इन्हीं जलीय पिस्सुओं को कौन खाएगा, इनको खाया मछलियों ने, ठीक है। तो मछली क्या हुई यहाँ पर, द्वितीयक उपभोक्ता हुई, और मछली को खाया बगुले ने, और बगुला यहाँ पर हुआ तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो है एक तालाब की खाद्य श्रृंखला का निर्माण इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। नोट पॉइंट में देखिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों को फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। तो ये जो शैवाल यहाँ पर जो उत्पादक की श्रेणी में जो आते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ये पेपरों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं दोस्तों। अब देखते हैं खाद्य जाल, फूड वेब। देखिए, वेब एक ऐसा शब्द है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जाल, जाल से आप समझ रहे होंगे, जाल जो होता है एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। तो देखिए, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी, बहुत लंबी एक खाद्य श्रृंखला बनती है, जिससे एक जालनुमा, एक जटिल आकृति यहाँ पर बन जाती है। आइए डायग्राम की मदद से समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने लिया यही घास, इसको खाया खरगोश ने। तो एक बात बताइए कि क्या इसको खरगोश ही खाएगा? खरगोश के अलावा और कोई इसको खा नहीं सकता? बिल्कुल खा सकता है। तो खरगोश के अलावा हमने देखा इसको खा लिया एक बकरी ने, बकरी भी तो खा सकती है, बकरी भी इससे पोषण ले सकती है। और बकरी के अलावा और भी जीव इसको खा सकते हैं, जैसे हिरन ने इसको खाया, ठीक है। तो इस जो घास है, इस घास पर जो है बहुत सारे जीव जो है निर्भर रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से इसका पोषण नहीं होता है, मतलब अनेक जीव, यहां पर बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, जीवों के पास में बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं कि कोई भी किसी भी चीज को खा सकता है। तो एक चैन तो खरगोश की तरफ से बन रही है, एक चैन बन रही है बकरी की तरफ से, और एक चैन बन रही है हिरन की तरफ से। अब हमने ले लिया एक और, देखिए पौधा लिया, तो इस पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश खा सकता है, तो खरगोश यहां से पोषण ले सकता है। जरूरी नहीं है वो डेली डेली घास ही खाए। अब जैसे हम हैं, एक ही सब्जी को रोज रोज थोड़ी खाते रहेंगे, हम कभी कुछ खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, अपना मन का खा सकते हैं। तो हम अपनी खाद्य श्रृंखला बदल भी सकते हैं, ठीक है। और इस पौधे को बकरी भी खा सकती है, और इस पौधे से जो है हिरन भी अपना पोषण ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यह आगे समझिए। अब देखिए इसमें, अब इससे ऊपर हमने देखा, ये तो हो गए हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, बकरी, हिरन, खरगोश। इससे ऊपर इस खरगोश को खा लिया इस सियार ने। अब ये सियार जो है इस खरगोश को ही खाएगा, तो डेली डेली खरगोश को तो खाएगा नहीं, यह इस बकरी को भी खा सकता है, और यह इस हिरन को भी खा सकता है, ठीक है। तो यह कितनी श्रृंखलाओं से जुड़ गया? ये 3 फूड चेन से जुड़ चुका है। ये जो सियार है 3 फूड चेन से अपना भोजन ले सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, हम तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे
3 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और भी यहाँ पर जैसे भेड़िया पाया जाता है। अब भेड़िया जो है, भेड़िया जरूरी नहीं है इस हिरन को खाए, हिरन को भी खा सकता है। हिरन के अलावा ये इस बकरी को भी खा सकता है, बकरी के अलावा ये खरगोश को भी खा सकता है ना दोस्तों। तो ये भी देखिए, यहाँ भी इसके लिए भी काफ़ी ऑप्शन है, ये किसी को भी खा सकता है, इसका मन जो भी खाना चाहे। तो ये एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में ये जो पोषण का स्तर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ यानी विकल्प होते हैं जीवों के पास में। अब इससे ऊपर ले लिया हमने शेर को। अब शेर जो है, अब शेर का मन है वह किसी भी फूड चेन में से किसी को भी खा सकता है। तो शेर ने सपोज करिए, देखिए इस भेड़िए को खा लिया, तो भेड़िए के अलावा यह इस सियार को भी खा सकता है, और इस सियार के अलावा यह इस हिरन को भी खा सकता है, और इस हिरन के अलावा यह इस बकरी को भी खा सकता है, और बकरी के अलावा यह खरगोश को भी खा सकता है। तो इस तरीके से देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, यह खाद्य जाल जो होता है वह एक जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन जटिल कुछ नहीं है। आप समझिए, यहाँ पर प्रत्येक जीव के पास में हजारों ऑप्शन होते हैं, वह जो भी खाना चाहे वह खा सकते हैं। तो यानी एक जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बहुत सारी फूड चेन होती हैं। उन फूड चेनों में से कोई भी जीव किसी भी फूड चेन से कुछ भी खा सकता है, जिसका जो मन हो। ठीक है, तो इस तरीके से निर्माण होता है फूड वेब का, खाद्य जाल का। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर होता है। देखिए, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह होता तो एक पथ में ही है, लेकिन यानी एक दिशा में ही होता है, लेकिन कई पथों से होकर होता है। यानी यहाँ जैसे कि इस घास को खरगोश ने खाया था, तो खरगोश को इस सियार ने खा लिया, तो सियार के बाद में फिर इसको जो है शेर ने खाया। तो इस घास को बकरी ने खाया, तो बकरी को फिर शेर ने खा लिया। तो 2 पथों से होकर ये एनर्जी जा रही है। ठीक है, 2 के अलावा 3 से होकर भी जा सकती है। ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा में ही होगा। क्या खरगोश को ये घास फूस खा के दोबारा इस एनर्जी को वापस नहीं ले सकती है? ठीक है, या सियार जो है खरगोश को खाने के बाद में खरगोश इस सियार को खा ले तो एनर्जी वापस इसमें खरगोश में स्टोर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक दिशा में तो होता है, लेकिन इसके पथ जो है चेंज हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता एवं संतुलन बनाए रखने में खाद्य जालों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, ये जो फूड वेब है, अगर ये फूड वेब न हो, फूड वेब या कमजोर हो, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है मजबूत नहीं रहेगा। जो है स्थायी पारिस्थितिक तंत्र में फूड वेब का एक जटिल होना काफी आवश्यक होता है। जितने ज्यादा उत्पादक होंगे उस पर निर्भर रहने वाले उपभोक्ता भी उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर उस पर निर्भर रहने वाले द्वितीयक, फिर तृतीयक, तीनों में पृथ्वी पर जो है इन जीवों के मध्य में इस तरीके से संतुलन बनाया गया है। किसी की भी अधिकता अगर ज्यादा हो जाती है, किसी की कमी हो जाती है, तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो खराब हो जाता है। सपोज करिए, अगर जैसे प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाए, तो घास फूस, झाड़ियां, पेड़ पौधे, इनकी मात्रा काफी अधिक हो जाएगी, इनको खाने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होंगे तो द्वितीयक वाले भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक संतुलन होता है। चलिए, अब मुझे आशा है आप समझ गए होंगे फूड वेब के बारे में। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है, तो कुछ अंतर स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने पहले लिया खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, और फिर लिया खाद्य जाल यानी फूड वेब। तो देखिए, पहला, यह एक सरल संरचना होती है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म होती है। फूड चेन जो है एक सिंपल फॉर्म होती है कि पहले घास को खाया किसने? हिरन ने, हिरन को खा लिया शेर ने, खत्म। ठीक है, और यह एक जटिल संरचना होती है। तो यहां पर तो ऑप्शन होते हैं, जिसका जो मन हुआ उसको उसने खा लिया। जीवों की संख्या कम होती है, खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है, वहीं खाद्य जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, बिल्कुल होता है, और खाद्य जाल में भी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए कई पथों से होकर गुजरता है। यह अभी हमने समझा था। ठीक है, अगली विशेषता, इसमें विभिन्न उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता भाग लेते हैं फूड चेन में। और फूड वेब में क्या होता है, इसमें अनेक जीव समुदाय
कि उपभोक्ता अपघटनकर्ता भाग लेते हैं, यानी यहाँ पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अधिक जीव समुदाय जो है इसमें भाग लेते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं देखी हमने फूड चेन एंड फूड वेब के बीच। चलिए अब इससे जुड़े हुए सभी एमसीक्यूज को लगाते हैं जो पिछली परीक्षा में कुछ पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशा में होता है, दोनों में होता है, फूड चेन हो या फूड वेब हो। दूसरा प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो बताइए शाकाहारी कौन होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक नहीं, उत्पादक तो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, बिल्कुल राइट आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। तो घास का मैदान, जंगल, समुद्र, खेत। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है इसमें समुद्र। समुद्र का आकार भी बड़ा है, वैसे भी आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होगा, इसमें समुद्र होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा था, अगर आपने ढंग से वीडियो लेक्चर को देखा है तो सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले आप लगा लेंगे परीक्षा में, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उत्पादकों में, हरे पेड़ पौधे, शैवाल। दूसरा प्रश्न, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु दोनों किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आते हैं अपघटक की श्रेणी में। ठीक है, डिकम्पोजर इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। आधार पर मतलब बेस की बात हो रही है, तो बेस पर कौन से जीवधारी होते हैं। तो बताइए मांसाहारी, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषी पादप या मृतोपजीवी। तो देखिए सबसे पहले आधार पर होते हैं प्रकाश संश्लेषी पादप, इसके बाद में आते हैं शाकाहारी, और इसके बाद में आते हैं फिर मांसाहारी, और फिर इसके बाद में आते हैं मृतोपजीवी जो मरने के बाद में उनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो इस चेन को भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बेस पे कौन होता है, उत्पादक होते हैं हमारे, प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। अगला प्रश्न, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। यानी यहाँ देखिए जीवों के खाद्य स्वभाव, खाद्य स्वभाव मतलब मेरा मन आज कुछ खाने का है, कल कुछ और खाने का होगा, परसों कुछ और खाने का होगा। तो यहाँ पर देखिए स्वभाव में जितनी अधिक विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी क्या होगी, छोटी, बिल्कुल नहीं होगी। छोटी होगी तो फिर तो हमारा जो स्वभाव है, जो जितना हमें पोषण चाहिए, हमें मन चाहा जो हमें खाना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। बहुत छोटी बिल्कुल नहीं हो सकता, लंबी या बहुत लंबी। देखिए बहुत लंबी, अधिक लंबी होगी जितनी विविधता होगी, यानी खाद्य स्वभाव की जितना पोषण मौजूद रहेगा, जितने भोज्य पदार्थ मौजूद रहेंगे, खाद्य श्रृंखला उतनी ही लंबी होगी। आगे देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो बताइए शैवाल के बारे में मैंने बताया, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो इनको भी हरे पेड़ पौधों के साथ उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेंढक होते हैं। तो बताइए ये क्या होते हैं, बड़ी मछलियां, ये छोटी मछली, बड़ी मछली, कछुए, मेंढक, ये क्या होते हैं, उत्पादक नहीं, प्राथमिक यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता बिल्कुल नहीं, यहाँ जली पिस्सू वगैरह कीट ये सब आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे बड़ी मछलियां, कछुए और मेंढक। अगला प्रश्न, सामान्य रूप में खाद्य श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं। जैसे हमने देखा था ना, कहीं कहीं पर 3 स्तर का होता है, कहीं 4 स्तर की खाद्य श्रृंखला होती है, कहीं 5 स्तर की होती है। तो सामान्य रूप में देखें तो 4 स्तर, ठीक है, 4 कड़ियां होती हैं दोस्तों। आगे, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है घास का मैदान, वन, रेगिस्तान, समुद्र। इन चारों इकोसिस्टम में अगर बात करें सबसे स्थायी, तो स्थायी रहेगा समुद्र, क्योंकि इसका आकार भी बड़ा है, यहाँ पर ऑप्शन भी काफ़ी होते हैं, और इसको ये इस पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना भी एक कह सकते हैं एक इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो समुद्र यहाँ पर होगा सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।